चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है कि डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन निम्नांकित न्यायालय के समक्ष किया जा सकता है। यानी डिक्री के निष्पादन के लिए जो आवेदन है वो किस न्यायालय में करना है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए जिला न्यायालय के समक्ष, बी उस न्यायालय के समक्ष जिसके द्वारा डिक्री को पारित किया गया है, सी उस न्यायालय के समक्ष जिसकी स्थानीय अधिकारिता में प्रतिवादी अस्थायी तौर पर निवास करता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी उस न्यायालय के समक्ष जिसकी स्थानीय अधिकारिता में निष्पादन योग्य संपत्ति अवस्थित है। पूछा कहाँ गया है? MPAPO 2008 में इस सवाल को पूछा गया है और इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, उस न्यायालय के समक्ष जिसके द्वारा डिक्री को पारित किया गया है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 38 के अनुसार डिक्री या तो उसे पारित करने वाला न्यायालय द्वारा या उस न्यायालय द्वारा जिसे वह निष्पादन के लिए भेजी गई है, उन दो न्यायालयों के द्वारा निष्पादित की जा सकेगी। अतः डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन या तो उसे पारित करने वाले न्यायालय के समक्ष या उस न्यायालय के समक्ष जिसे वह निष्पादन के लिए भेजी गई है किया जा सकता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल, दीवानी प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री के प्रवर्तन की बात करता है? धारा 50, धारा 51, धारा 55 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। उत्तराखंड सिविल जज 2005 में सवाल को पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। धारा 50 जो है वो विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री के प्रवर्तन की बात करता है, ये आप याद रखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 50 के अधीन विधिक प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया है, जिसकी उपधारा 1 के अनुसार जहां डिक्री के पूर्णतः तुष्ट किए जाने से पहले निर्णीत ऋणी की मृत्यु हो जाती है, वहां डिक्री का धारक डिक्री पारित करने वाले न्यायालय में आवेदन कर सकेगा कि वह उसका निष्पादन मृतक के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध करे। चलिए आगे सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, CPC की धारा 51 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस रीति में न्यायालय डिक्री के निष्पादन कराने का आदेश नहीं दे सकेगा? ए, विनिर्दिष्ट रूप से डिक्रीत किसी संपत्ति के परिधान द्वारा, बी किसी संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा, सी पक्षकार पर समन के निर्वाह द्वारा, या डी रिसीवर की नियुक्ति द्वारा। सवाल दो जगह पूछा गया है, झारखंड सिविल जज 2014 और उत्तराखंड सिविल जज 2015। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, पक्षकार पर समन के निर्वाह द्वारा। 53 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी डिक्री का अंतरिति डिक्री को उसके विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध भी प्रवर्तित कर सकेगा। बी, डिक्री को निर्णीत ऋणी के पास उपलब्ध प्रतिभू के विरुद्ध भी प्रवर्तित कर सकेगा। सी, डिक्री को निर्णीत ऋणी के पास उपलब्ध प्रतिभूतियों के विरुद्ध भी प्रवर्तित कर सकेगा। या डी, साम्याओं को धारण करेगा जो मूल डिक्रीदार के विरुद्ध निर्णीत ऋणी प्रवर्तित करा सकता था। राजस्थान JS 2011 में सवाल को आपसे पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, साम्याओं को धारण करेगा जो मूल डिक्रीदार के विरुद्ध निर्णीत ऋणी प्रवर्तित करा सकता था। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, CPC की धारा 49 के अनुसार डिक्री का हर अंतरिति इसे उन साम्याओं के अधीन रहते हुए धारण करेगा जिन्हें निर्णीत ऋणी मूल डिक्रीदार के विरुद्ध प्रवर्तित करा सकता था। अगले सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल में पूछा गया है, जहां जयपत्र किसी ऐसे अविभक्त संपदा के विभाजन के लिए है जो शासन को राजस्व के भुगतान हेतु निर्धाय है, वहां संपदा का विभाजन संबंधित तत्सम प्रवर्त विधि के अनुसार किसके द्वारा किया जाएगा? ए, नायब तहसीलदार, बी, नाजिर द्वारा, सी, कलेक्टर द्वारा, या डी, न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नर द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कलेक्टर द्वारा। ये आप याद रखेंगे। सवाल को छत्तीसगढ़ सिविल जज 2008 में पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 54 के अनुसार जहां डिक्री किसी ऐसे अविभक्त संपदा के विभाजन के लिए है जिस पर सरकार को दिए जाने के लिए राजस्व निर्धारित है, यानी उसको राजस्व देना है और संपदा जो है अविभक्त है, वो बटी नहीं है, प्रॉपर्टी जो है, वहाँ इस धारा के उपबंध के अनुसार ऐसी संपत्ति का विभाजन कलेक्टर द्वारा या किसी राजपत्रित अधीनस्थ द्वारा जो इस निमित्त प्रतिनियुक्त किया गया हो किया जाएगा। यानी या तो DM करेंगे या फिर DM ने जिस किसी की भी नियुक्ति इसके लिए की होगी वो अधिकारी इस काम को करेगा, या आप याद रखेंगे। अगले सवाल पर चलते हैं। डिक्री के निष्पादन में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी का उपबंध है, कहाँ ये बताना है आपको? सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 53 में,
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 54 में, सिविल प्रक्रिया की जो धारा है उसकी 56 में। स्क्रीन को ठीक कर लेते हैं, कभी कभी स्क्रीन चला जाता है, इसको आप माइंड मत कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी सिविल प्रक्रिया की जो धारा है वो 55 में, इस संहिता की धारा 55 में। तो 55 में ये बात कही गई है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उत्तराखंड सिविल जज 2009 में इस सवाल को पूछा गया है, इस सवाल की बात की गई है। यानी कि डिक्री के निष्पादन में किसी व्यक्ति का गिरफ्तारी का जो उपबंध है वो कहाँ पर सीपीसी में दिया गया है, वो दिया गया है धारा 55 में, सीपीसी की धारा 55 में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। किसी डिक्री के निष्पादन में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और निरोध का प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 55 में किया गया है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। आगे पूछा गया है कि एक निर्णीत ऋणी को धन के संदाय के लिए डिक्री के निष्पादन में गिरफ्तार किया गया और वह निर्णीत ऋणी की रकम और गिरफ्तारी का खर्चा उस अधिकारी को संदत्त कर देता है जिसने उसे गिरफ्तार किया है। तो वह अधिकारी क्या करेगा ये बताना है आपको। निर्णीत ऋणी को सिविल कारागार में भेज देगा, उसे न्यायालय ले जाएगा, उसे तुरंत छोड़ देगा, उसे जमानत पर छोड़ देगा। एमपी सिविल जज में पूछा गया है और राइट आंसर है कि वो उसे तुरंत छोड़ देगा, ये इसका सही आंसर है। सवाल एमपी सिविल जज 2002 में पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 55 की उपधारा 1 के चौथे परंतुक के अनुसार जहां वह डिक्री जिसके निष्पादन में निर्णीत ऋणी को गिरफ्तार किया गया है धन के संदाय के लिए डिक्री है और निर्णीत ऋणी डिक्री की रकम और गिरफ्तारी का खर्चा उस अधिकारी को संदत्त कर देता है जिसने उसे गिरफ्तार किया है, वहां ऐसे अधिकारी उसे तुरंत छोड़ देगा। आगे चलते हैं। महिला के विरुद्ध पारित धन के संदाय की डिक्री निष्पादित नहीं की जा सकती है। ऑप्शन ए, यदि महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसे विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध कार्रवाई द्वारा, बी, उसकी संपत्ति की कुर्की तथा विक्रय द्वारा, सी, एक प्रापक की नियुक्ति द्वारा, या डी, उसकी गिरफ्तारी और कारागार से निरोध द्वारा। राजस्थान सिविल जज 2019 सवाल को पूछा गया है। राइट आंसर है उसकी गिरफ्तारी और कारागार से निरोध के द्वारा ये काम आपका हो जाएगा। डिक्री का निष्पादन हो नहीं सकता है किसी महिला के विरुद्ध, तो महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है डिक्री के निष्पादित किए जाने में, ये आप याद रखेंगे। सवाल यही था कि महिला के विरुद्ध पारित धन के संदाय की डिक्री निष्पादित नहीं की जा सकती। कौन सा ऐसा तरीका है जिससे निष्पादित नहीं की जा सकती, और वो तरीका ऑप्शन नंबर डी है, उसकी गिरफ्तारी और कारागार से निरोध के द्वारा इसको निष्पादित नहीं किया जा सकता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 56 के अनुसार न्यायालय धन के संदाय के डिक्री के निष्पादन में स्त्री को गिरफ्तार करने और सिविल कारागार में निरुद्ध करने के लिए आदेश नहीं देगा। अगले सवाल पर चलते हैं। धन के संदाय की डिक्री के निष्पादन में निर्णीत ऋणी को सिविल कारागार में निरुद्ध करने के लिए कोई आदेश नहीं दिया जाएगा जहां डिक्री की कुल रकम निम्न से अधिक नहीं होगी। कौन सी रकम है वो, ये आपको बताना है। 59वें सवाल में आपसे पूछा गया। ऑप्शन है 500 रुपये, बी 1000 रुपये, सी 2000 रुपये, या डी 5000 रुपये। एमपी सिविल जज 2011 में सवाल को पूछा गया है और राइट आंसर 2000 रुपये इसका हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 58 की उपधारा 1 क के अनुसार शंकाओं को दूर करने के लिए घोषित किया जाता है कि जहां डिक्री की कुल रकम 2000 रुपये से अधिक नहीं है वहां धन के संदाय की डिक्री के निष्पादन में निर्णीत ऋणी को सिविल कारागार में निरुद्ध करने के लिए कोई आदेश नहीं दिया जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निम्न किस आधार पर निर्णीत ऋणी के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट न्यायालय द्वारा रद्द किया जा सकता है? गंभीर बीमारी पर, पुत्र विवाह में उपस्थिति के कारण, आम चुनाव में मतदान करने के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, गंभीर बीमारी पर। ये आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2 जगह पूछा गया, यूपी सिविल जज 2015 और 2018 में इस सवाल को आपसे पूछा गया है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिविल प्रक्रिया की जो संहिता है उसकी धारा 59 के अनुसार न्यायालय निर्णीत ऋणी की गिरफ्तारी के लिए वारंट निकाले जाने के पश्चात किसी भी समय उसका गंभीर रुग्णता के आधार पर उस वारंट को रद्द कर सकता है। यदि वह बहुत ज़्यादा बीमार है तो उस वारंट को रद्द किया जा सकता है।